में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। लखनऊ में सीएम योगी की आज बड़ी बैठक। सीएम डैशबोर्ड की होगी समीक्षा बैठक। योजनाओं की प्रगति पर भी होगा मंथन। खराब प्रदर्शन वाले विभागों की होगी समीक्षा। सीएम नामी आज कई जिलों के दौरे पर। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक सीएम का दौरा। खटीमा में दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां हुई। 49 जगहों पर छापेमारी कर दस्तावेज और डिवाइस किए गए जब्त। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की सख्तियां बरकरार। कहा संविधान की कसौटी पर एसआईआर खरा। और भीषण गर्मी से उत्तर भारत में हाल बेहाल। कई राज्यों में लो का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक और वैचारिक टकराव अपराध, एनकाउंटर और जातीय राजनीति को लेकर दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल उस नैरेटिव का है जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तेजी से तैयार किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लगातार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त बन रहा है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और यूपी पुलिस अपराधियों को या तो जेल भेज रही है या फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। सरकार का दावा है कि पहले यूपी में अपराधी सत्ता के संरक्षण में पलते थे। थानों पर दबाव चलता था, त्योहारों पर दंगे होते थे, व्यापारियों में डर था और माफिया खुलेआम सिस्टम को चुनौती देते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार अपने हर मंच से यही संदेश दे रही है कि अपराध या तो प्रदेश छोड़कर अपराधी जा रहे हैं
या फिर आप छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, यही वजह है कि हर बड़े पुलिस एनकाउंटर, हर बुलडोजर कार्रवाई और हर गैंगस्टर ऑपरेशन को बीजेपी सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बताकर जनता के सामने पेश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आज यूपी में निवेश आ रहा है, उद्योग लग रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था में सुधार है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव इस पूरे मॉडल पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी में एनकाउंटर सिर्फ अपराध रोकने का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने का जरिया बन चुका है। सपा लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का मुद्दा उठा रही है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर एनकाउंटर में मारे जा रहे लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? क्या कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर जातीय और राजनीतिक सोच के हिसाब से खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है? यही से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू होती है। एक तरफ योगी सरकार कहती है अपराधी की कोई जाति नहीं होती, तो दूसरी तरफ विपक्ष कहता है अगर जाति नहीं होती तो सवाल उठने पर जवाब देने से परेशानी क्यों? बीजेपी इस पूरे मुद्दे को कानून व्यवस्था बनाम अपराधियों की राजनीति बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक न्याय बनाम सत्ता की कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में सचमुच अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है? क्या एनकाउंटर मॉडल ने अपराध पर लगाम लगाई है और क्या जनता खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है? या क्या देश पीडीए बनाम हिंदुत्व की लड़ाई अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी लड़ी जाएगी? और क्या अपराध के खिलाफ कार्रवाई को जातीय चश्मे से देखने की राजनीति आने वाले समय में और तेज होगा? ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे क्या यूपी में कानून का डर जो है वो लोगों में अब है? इसके साथ ही क्या यूपी में एनकाउंटर पर जाति कार्ड खेला जा रहा है? क्योंकि लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। और इसके साथ ही 85% एनकाउंटर सपा के लोगों का, सपा के दावे का सबूत क्या है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए एनकाउंटर पर राजनीति क्या अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ाएगी? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या यूपी में कानून का डर खत्म करना चाहती है विपक्ष? ये भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विवेक जी आपसे करूंगी। देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वही विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एनकाउंटर इस तरह से करना कहीं ना कहीं अदालती और न्यायिक प्रक्रिया पर जरूर सवाल खड़ा करता है, एक तरह से कहे तो उसे कमजोर करता है। देखिए सपना जी, ये विपक्ष का मनगढ़ंत आरोप है। जो अपराधी और भीड़ में मारे गए हैं वो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। अदालत की दहलीज तक ले जाए नहीं जाते थे पुलिस से, तारीखों पे जाते नहीं थे और अपने अपराध में लिप्त रहते थे। और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाती तो पुलिस के ऊपर गोलियां चलाते थे। तो ऐसे में पुलिस उनको फूल या माला तो नहीं पहनाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या उन्हें हम मट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे संगठित अपराधी गिरोहों को, ऐसे कुख्यात अपराधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस मट्टी में मिलाने में लगी हुई है। अब ये समस्या अखिलेश जी की है कि उनको अपराधियों से लगाव है, वो दुखी हो जाते हैं। हर अपराधी जब मरता तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मातम होता है, उनकी समस्या है। लेकिन जनता अपराधियों से मुक्ति पाने पे प्रसन्न होती है। और लोकतंत्र में सपना जी जनता जनार्दन होती है। हमें जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। ठीक है संदीप जी आपके पास आऊंगी। देखिए एक तरफ अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि क्राइम जो हो रहा है उसे अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट भी उठा ले तो वहां भी जरूर ये देखने को मिल रहा है कि 2017 से लेकर अब तक क्राइम बहुत कम हुआ है। ऐसे में लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस तरह से एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करना है। आप किस तरह से इसे देखते हैं?
देखिए, न्यायिक प्रक्रिया कमजोर करना है या न्यायिक प्रक्रिया खुद ही जिम्मेदार है इस तरह की प्रक्रिया को सामाजिक स्वीकार्यता के लिए। क्योंकि जब एनकाउंटर हो रहे हैं और उसको मौन समर्थन कहीं न कहीं आम जनता का, मीडिया का और समाज का मिल रहा है। क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इस तरह से उलझी हुई है कि जिसमें 20-20 साल, 30-30 साल तक मुकदमे चलते हैं और अंतिम में जो पीड़ित पक्षकार है उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो ऐसे में त्वरित न्याय के तौर पर जब सरकार इस तरह के कदम उठा रही है तो कहीं न कहीं आम जनता का पूरा समर्थन इसको प्राप्त है। और दूसरी बात मैं जो कहूं कि एनकाउंटर्स कहीं भी सही नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी जब योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार का पदभार संभाला, तो यह बात एक नेसेसरी एविल, इसको हम कहते हैं आवश्यक बुराई, एनकाउंटर से एक आवश्यक बुराई है जिसको किया जाना आवश्यक था, क्योंकि अपराधियों का मनोबल एक सरकार द्वारा संरक्षित था और वह संरक्षण प्राप्त होने के नाते ही अपराधी ऐसे हो गए थे जिन्होंने पुलिस को, प्रशासन को अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया था और कानून का डर उनके अंदर से खत्म हो गया था। क्योंकि उन्हें पता था अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम उलझा करके कहीं न कहीं अपने आप को बचा ले जाएंगे। लेकिन जब यह भय हुआ कि भाई अगर आप जमानत पा जाएंगे और जेल से बाहर निकलते ही आपके एनकाउंटर होंगे, तो शायद आपके अंदर एक खौफ हुआ कि भाई अब कानून के हाथ सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इससे एक तरह से कहें एनकाउंटर से कहीं न कहीं कानून के प्रति जो सम्मान है या न्यायपालिका के प्रति जो सम्मान है वो कहीं न कहीं बढ़ा है और लोग जो है अपराध करने से बच रहे हैं। क्योंकि अब आज की तारीख में सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं है। जी बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि एनकाउंटर सिर्फ खास वर्गों को देखकर किया जाता है और बुलडोजर को भी बीच में जरूर जिक्र करते हुए नजर आते हैं, चाहे बुलडोजर की, हाँ ठीक है, बुलडोजर की प्रक्रिया हो या फिर एनकाउंटर का ये क्रिया हो, दोनों जाति विशेष देखकर किया जाता है, खास वर्ग को टारगेट किया जाता है। देखिए सपना जी, संदीप जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि एनकाउंटर पे अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हो रहा है, के लिए कानून के प्रति उनके मन में सम्मान जग रहा है। अब विपक्ष कहता है कि वर्ग विशेष, तो उनसे पूछिए किस वर्ग विशेष को इसमें टारगेट किया जा रहा है, वो कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट बताएं। हम तो अपराधियों की जात देखते नहीं, जो अपराधी उसको कार्रवाई हो रही उसके ऊपर। अब उन अपराधियों की जात देख करके विपक्ष कौन सा सामाजिक संदेश, कौन सा राजनीतिक संदेश इस प्रदेश की जनता को देना चाहता है, ये विपक्ष बताए। हमने तो किसी अपराधी की जाति या धर्म देख के कार्रवाई नहीं की। जो समाज के लिए समस्या है, उसको कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, उसको पुलिस ने चुनौती माना, उसको निपटाया, चाहे मुठभेड़ में निपटाया। अब स्थिति सपना जी इतनी बुरी हो चुकी थी कि जो लोग सुरक्षा कर्मी पाए थे उनको भी अपराधी मार रहे थे, उनके सुरक्षा कर्मियों को भी मार रहे थे। एक महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार की घटना उसी प्रदेश में हुई। अब ऐसे में लोग चाहते हैं कि पुलिस ऐसे अपराधियों को फूल माला लेके ढूंढे, तो भाई वो अखिलेश जी के समय में होता होगा, ये योगी आदित्यनाथ जी के समय में ये आप पुलिस से उम्मीद मत करिए कि आप बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे हाथ डालेंगे या पुलिस, महिला पुलिस कांस्टेबल की इज्जत आबरू पे हाथ डालेंगे या पुलिस वालों को मार देंगे सुरक्षा कर्म में लगे हुए, और पुलिस आपको माला फूल लेके ढूंढेगी। वो जमाने लग गए जब अतीक अहमद पुलिस को बंधक बना लेते थे तो मुलायम सिंह कहते थे अरे भाई तोड़ दो। ये नौबत अब नहीं आने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत और दृढ़ नेतृत्व में इस समय उत्तर प्रदेश का प्रशासन है और उसी तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है। एक एक अपराधी जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या है उनको चुन चुन के पुलिस निपटा रही है। बेहतर है लोग सरेंडर करके जेल भी जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, जो चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती को पुलिस अपने तरीके से हैंडल कर रही है। विपक्ष को तुम्हें जात देखनी है, पीडीए देखना है, विपक्ष को ऐसी राजनीति मुबारक यही विपक्ष ने अपने शासन काल में हमेशा किया है, तो वही वो उनको हर जगह दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई विषय नहीं है, जो अपराधी है उसको निपटाया जा रहा है। बिल्कुल। संदीप जी, आपके पास आऊंगी। क्या विपक्ष का पीडीए कार्ड सामाजिक न्याय की राजनीति या फिर वोट बैंक की राजनीति? क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है वोट बैंक के लिए।
देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 10 वर्षों का मूल्यांकन करें तो जो पिछड़ा समाज रहा है, जिसको ओबीसी हम कहते हैं, जो ओबीसी तबका है, वह समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था मतदान में। आज जब योगी आदित्यनाथ जी ने एक तरह से कहें कि सनातन का दायरा बढ़ाया है, जिसमें हमारे सिख समाज के लोग भी आज राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो हमारा सनातन समाज है, जो जागृत होकर के इस बात को समझ पाया है कि जो अखिलेश जी की पार्टी है उसमें सिर्फ एक मजहब और एक जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व है, या ये कहें कि जो मलाई खाने के लिए जब आएगी आगे की पंक्ति में सिर्फ एक मजहब और एक जाति के लोग आगे बैठाए जाएंगे, बाकी जो सामाजिक न्याय की बात है वह केवल कागजी है और टोकनिज्म है, वास्तविकता से परे है। और उस चीज में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी लोगों को मौका मिल रहा है, कोई भी जात या पंथ का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें जो है आज मौका सरकार की तरफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। तो ऐसी स्थिति में जो है जिस तरह से पिछड़ों पर योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्रित किया है, कहीं न कहीं एनकाउंटर्स की बात तो दूसरी है। असली बात यह है कि जो पिछड़ा समाज अपने आप को हिंदुत्व और सनातन से जुड़ करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यह पा रहा है कि सभी को मौका मिल रहा है, चाहे सार्वजनिक सेवाएं हों, चाहे वह पब्लिक अपॉर्चुनिटी हो, सब जगह उन्हें मौका मिल रहा है। और कोई ये नहीं कह सकता कि यह सरकार किसी एक जाति की है, किसी एक मजहब की है, किसी एक धर्म के मानने वालों की है। आप देखिए, मुस्लिमों को भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं चिंता की लकीर उनकी है, और रह रह के गाहे बगाहे वो सच्चाई कबूल कर ले रहे हैं। बात तो पीडीओ को करते हैं, लेकिन जब मलाई देने की बात होती है तो पहली पंक्ति में कौन बैठता है या किसी से छुपा नहीं हुआ है। और इसीलिए आपने देखा अभी महाराणा प्रताप जयंती उन्होंने मनाई, यह सोचने के लिए कि राजपूत वोटों पर हम केंद्रित करेंगे, लेकिन राजपूत एक दिन में इस तरह से आपके टोकनिज्म से जो है प्रभावित होने वाला नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ भी मीटिंग करने की कोशिश की, वह भी एक टोकनिज्म ही था, क्योंकि लोगों को पता है कि आपके पीडीए में जब कोई मलाई खाने की बात आएगी तो सिर्फ एक मजहब और एक जाति के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और यह आपका रिकॉर्ड शो करता है, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा देख लीजिए या लोकसभा राज्यसभा देख लीजिए, सभी जगह पर जो है एक परिवार के लोगों का ही प्रतिनिधित्व है। जी बिल्कुल, जगदीश जी हम भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। लगातार आपकी मुखिया जो हैं अखिलेश यादव लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है, चाहे वो एनकाउंटर की बात कर ले, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर ले, लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि अपराधी तो सिर्फ अपराधी होता है। यह जाति कहां से आ गई? नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना, जाति ये है कि कहने का आदरणीय अखिलेश जी के कहने का तात्पर्य ये है कि केवल और केवल जो दलित और पिछड़ों पर ही अत्याचार हो रहा है इस सरकार, ये बात कह रहे हैं। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार, तो ये तो वास्तविकता है, इसमें गलत क्या है? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आदरणीय। ठीक है, मैं आपको एक आंकड़ा भी बताऊंगी। अभी 2017 से लेकर अगर हम बात कर ले 2026 तक पे, जहां पर देखिए 289 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। इसमें 60% अपराधी सर सामान्य वर्ग के हैं, चाहे आप विकास दुबे की बात कर ले, अनिल दुजाना की बात कर ले, बलराज भाटी की बात कर ले, ये तो सब सामान्य वर्ग के हैं। तो फिर इसमें दलित, ओबीसी, जो एक इनकाउंटर हो, जो ये गोली मारी जा रही है, पैरों में गोली मारी जा रही है, आप बताइए पुलिस का निशाना। देखिए सौम्य जी, एक बहुत स्पष्ट बात कि पुलिस का निशाना केवल पैर में ही लगता है। पुलिस लिखती तो है कि इसने मेरे ऊपर फायर किया, हमने फायर कर दिया, लेकिन आज तक कोई पुलिस वाला घायल नहीं। और केवल पकड़ करके जो पुलिस पैरों में गोली मार रही है, ये बहुत बड़ी ये अपराध है, और इसको जो है ये नहीं होना चाहिए। और योगी जी की सरकार में जिस तरह आपराधिक खुलेआम भूमिका, और अगर कार्रवाई हो रही तो केवल और केवल उन लोगों को जिनका कोई
अनाथ टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के पुलिस जो है मार रही है और पकड़ पकड़ के उनको उनके एक साथ उनको जेल भेज रही है। और जहां जो असली अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोग हैं उनको पुलिस बचाने का काम करती है। हमारे यहाँ सपना जी क्या कहते हैं कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, उसने बलात्कार किया, पुलिस बचा रही थी। हम लोगों ने जब वहां पे दबाव बनाया तब जा करके उसको चालान किया पुलिस, नहीं आराम से उसको बचा रही। तो ये हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी चाहे गाजीपुर ले लीजिए, चाहे फतेहपुर ले लीजिए, चाहे बनारस की घटना ले लीजिए, कहीं पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिसमें आकंठ डूबे हुए हैं और इसमें कुछ बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, हाँ विवेक जी इसका जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि लंगड़ा ऑपरेशन पर भी सवाल कि सिर्फ पैर में ही गोली कैसे लगती है। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के भाई बैठे इनको भी मालूम है कि यही सच्चाई। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। बता दें कि हमारी बात गलत हो तो गलत है। देखिए, पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें यही ट्रेनिंग होती है कि पहले अपराधी को आप पैर पे टारगेट करिए। अगर पैर पे टारगेट करने से कंट्रोल नहीं होता तो उसके ऊपर निशाना साध के गोली मारने की इजाजत होती है। अपनी ट्रेनिंग के अनुसार पुलिस काम कर रही है। अब इनको इसमें भी दिक्कत है, साहब पैर में ही क्यों गोली मार रही है? ये तो ट्रेनिंग में पूछ लो, पुलिस की ट्रेनिंग क्या दी जाती है। एकाध प्रवक्ताओं ने मुझसे इसके विषय पे आपत्ति की, साहब वो फला जगह इनकाउंटर वो चप्पल में गए थे। हमने कहा भाई अगर उनको इनपुट मिला तो क्या वो जूता पॉलिश करवा के, मोजा पहन के, टाई लगा के जाए उसका इनकाउंटर करने? जब इनपुट आता तो पुलिस तुरंत भागती है ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि जरा सा एकाध मिनट के लेट में भी अपराधी हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस कुछ गुड़वर्क कर रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उसमें बार बार किंतु परंतु ये करना ये ठीक नहीं है। ऐसे ही जिस समय हमें उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली, पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। एसपी सिटी तक की जवाहर बाग हत्याकांड में हत्या हुई थी, बड़े पैमाने पे पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। इकबाल पुलिस का मट्टी में मिल चुका था। हमारे सामने चुनौती थी कि पुलिस का इकबाल कायम कर, पुलिस कर्मियों के मनोबल को ऊंचा किया जाए। करते करते आज पुलिस इस स्थिति में है कि अपराधियों को चुन चुन करके उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। अब उसमें भी लोग कहते हैं कि साहब जाति धर्म देख करके पुलिस कार्रवाई करती है। भाई आप अपराधियों की जाति धर्म देखते क्यों हो? हम तो नहीं देखते, आप क्यों देखते हो? क्या अपराधियों से समाजवादी पार्टी को ज्यादा लगाव है? इसी पे अगर हम कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों का संरक्षण करती रही है तो दिक्कत है। अभी इन्होंने बड़े उससे कह दिया कि साहब भाजपा वाले हमें बताएं, आप कोई भी जो अपराध उत्तर प्रदेश में कर रहा है क्या कानून की दहलीज तक लाने से उसको पुलिस छोड़ रही है? चाहे अपना हो चाहे पराया, हमारा स्पष्ट संदेश है कि इसको बख्शा नहीं जाएगा योगी राज में। चाहे हम भी अगर अपराध करेंगे तो हमें भी पुलिस बख्शने वाली नहीं है शासन में। इसलिए तय मानिए जो भी अपराध करेगा उसको कानून की दहलीज तक पुलिस ले जाएगी। शराफत से जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो अपने तरीके से ले जाएगी। और ज्यादा जद्दोजहद करेगा तो सत्ता के ले जाने क्रम में वो ऊपर चला जाए। उसको चिंता करने की किस तरह से दहलीज तक जाएगा न्यायालय की। जी बिल्कुल। संदीप जी, आपने कहा अब एनकाउंटर पे जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं मौन सहमति देती है, तालियां बजाती है, जनता खुश होती है जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है, आरोपियों का एनकाउंटर होता है। ऐसे में क्या लगता है कि एक तरह से कहें तो न्याय कहाँ जा रही है? क्या इसे माना जाए कि न्यायपालिका कमजोर है या फिर कार्यपालिका जो है उसके तानाशाही है? तानाशाही शब्द ना कहें, मैंने आपसे प्रारंभ में ही वर्ड यूज किया कि नेसेसरी एविल, आवश्यक बुराई बन गई है।
इसको किसी तरह से कानून के राज का सब्स्टिट्यूट नहीं माना जा सकता है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए और जनता लोकतंत्र में एक सरकार को स्थापित करती है कि कानून का राज स्थापित हो। लेकिन कानून की राज स्थापित होने में कुछ लोगों को इस बात का दर्द है कि हाफ एनकाउंटर क्यों हो रहा है, फुल एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि फुल एनकाउंटर होगा तभी तो ये लोग रोना धोना करेंगे, सड़क पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन हाफ एनकाउंटर में व्यक्ति को एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है कि बेटा अभी सही रास्ते पकड़ लो और अपराध का रास्ता छोड़ दो। यह तुम्हें एक बार बख्शने का, सुधरने का मौका दिया गया है। बाकी कोर्ट कचहरी के ट्रायल तो तुम खेलोगे 10 साल 15 साल जो भी खेलना है, लेकिन अभी तुम्हें एक गोली से बताया गया है अगर एक बार पैर में गोली लगी है तो दूसरा अपराध करने पे गोली उससे ऊपर भी लग सकती है। तो आप सुधरिए कानून का। देखिए कहीं भी अगर हम कहें 1% या आधा % से ज्यादा गलत एनकाउंटर नहीं हुए हैं, तो ऐसे में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं सब कहीं न कहीं एक आपराधिक हिस्ट्री रही है। एकाध घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जहां पे पुलिस ने अति उत्साह में काम किया हो या कानूनी प्रक्रिया का, या ये कहें कि बिना किसी उकसावे के ऐसा काम किया हो जिसको एनकाउंटर हम कहें। लेकिन बात यह है कि आम जनता आज सुकून का सांस ले रही है। रात के 12 बजे 2 बजे भी बेटियां बस में चलने की हिम्मत कर रही हैं, ट्रेन में चलने की हिम्मत कर रही हैं, अकेले चलने की हिम्मत कर रही हैं। और जब शासन का मुखिया खुलेआम कहता है कि भाई अगर आप हमारी बहन बेटियों से भिड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज तुम्हारा इंतजार करेगा, तो सरकार बीच बचाव में नहीं है। माय मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर योगी आदित्यनाथ जी का कि भाई आपका यमराज इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यमराज पहले पैर पे मारेंगे, सुधरने का मौका देंगे, लेकिन अगर नहीं सुधरोगे तो अगला कदम क्या है सबको पता है जो है। बिल्कुल। जगदीश जी इसका जवाब दे दीजिए कि आप लोग हाफ एनकाउंटर पर क्यों सवाल उठाते हैं? कि आप लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि फुल एनकाउंटर हो ताकि सड़क जाम किया जाए, चक्का जाम किया जाए, आवाज उठाया जाए, सवाल उठाया जाए सरकार पे? इंतजार हम लोग किसी का इंतजार नहीं है। ये जो है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनका आनंद है, और किसी को कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता सपना जी की उनके जो जीवन और सुरक्षा का अधिकार है उसमें दखल दे। पुलिस आज क्या है, पुलिस अपने गुडवर्क दिखाने के लिए सपना जी, अब ये संदीप मिश्रा जी कुछ कहें या भाई श्रीवास्तव जी कुछ भी कहें, लेकिन अपना दिखाने के लिए पुलिस क्या करती है कि 323 के मुलजिम को जो है पकड़ करके गोली मार रही है। मतलब 2-3 अगर किसी के खिलाफ छोटे छोटे अपराध हो गए तो केवल अपना योगी जी के लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने के लिए गोली मार रही है। तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है जो आर्टिकल 21 में मिला हुआ है। ये हर व्यक्ति के, देश के हर नागरिक का अधिकार है जीवन की स्वतंत्रता का, उसकी स्वतंत्रता के हनन है पूरी तरह से, और ये असंवैधानिक है सपना। इसको दिखा करके आप किस कानून में लिखा हुआ है कि आप जाके किसी के उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्वेश्चन किया कि किसी ने अगर अपराध किया उसका जाके घर गिरा दो। ऐसे उसका घर सही रहता है, जब कोई मान लीजिए अपराध हो गया तो बुलडोजर लेकर के उसका घर गिरा देते। ये सब असंवैधानिक तौर तरीके भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उठा रही है। ये निश्चित रूप से असंवैधानिक है। जगदीश जी सुन लीजिए, कहा बिल्कुल सही कहा है। हाँ। कि समाजवादी ये जो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है, ये जो है कहीं से भी इसकी सराहना नहीं की जा सकती। आज मिश्रा जी उनके उसमें बिरदावली गा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। अपने ऊपर जब पड़ती, अपने बेटे के ऊपर अगर इस तरह निरपराध पैर में गोली मारी जाए, उस तरह किया जाए, तो अपराधियों के हाफ एनकाउंटर पर कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि दर्द होता है आप लोगों को। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं उसका जो न्याय कि किसी आरोपी या अपराधी पर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, लगातार सवाल ये उठाती है समाजवादी पार्टी कि अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर किया जाता है तो आप लोग हमेशा उसमें वर्ग विशेष ढूंढने लगते हैं, जाति क्या है ये ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों को उस पीड़िता का दर्द नहीं दिखता? लाखों के रंगदारी की बात आती है, कई ऐसे अपराधी हैं, किसी महिला की आबरू को लूटा जाता है, उनके आंसू नहीं दिखते आप लोगों को? लेकिन आप लोग अपराधियों का जाति देखते हैं, वर्ग विशेष देखते हैं। बोलिए जगदीश जी।
और आप सब बने रहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या से सनसनी फैल गई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर शलभ त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। दोषी इंसान नहीं, दरिंदे हैं, होगी कठोरतम कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से बातचीत, जहां आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। जल्द बड़े खुलासे के संकेत। 21 मई को लापता हुआ था नाबालिग गोपाल शर्मा और पिता ने थाना जेवर में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। बंद मकान से बरामद हुआ गोपाल का शव। हत्या की आशंका के बाद प्रदेश भर में भारी आक्रोश। योगी सरकार ने तेज की जांच, जहां पुलिस कई एंगल में जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जहां 21 मई को लापता हुए गोपाल का शव अगले दिन जेवर क्षेत्र के एक बंद मकान से बरामद हुआ था। वहीं परिजनों ने पहले हत्या की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। और मामले पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर शलभ त्रिपाठी ने बयान देते हुए कहा कि दोषी इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से बात की है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब सख्त ये आदेश है। 21 मई को लापता हुआ था नाबालिग गोपाल शर्मा और अब परिजनों का लगातार मांग है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिता ने थाना जेवर में दर्ज कराई थी गुमशुदगी, जिसके बाद अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बंद मकान से गोपाल का शव बरामद हुआ था। हत्या की आशंका के बाद प्रदेश भर में भारी आक्रोश है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। और जहां 21 मई को लापता हुए गोपाल का शव अगले दिन जेवर क्षेत्र के एक बंद मकान से बरामद हुआ था। और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्वीट के जरिए ये बात कही गई है। ग्रेटर नोएडा में मासूम बालक गोपाल शर्मा की जघन्य हत्या से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस घटना को अंजाम देने वाले इंसान नहीं कहे जा सकते, वे दरिंदे हैं और उनके साथ दरिंदों जैसी ही कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रकरण पर तेजी से कार्रवाई कर रही है और मैंने अभी भी इस घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री राजीव कृष्ण एवं एसटीएफ चीफ श्री अमिताभ यश से वार्ता कर हैवानों के खिलाफ कठोरतम इसके कार्रवाई के लिए कहा है। हम सभी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार गोपाल के मृत्यु के बाद हंगामा हुआ और अब देखिए इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 15 वर्षीय बस बालक बताया जा रहा है, जिसका शव बंद मकान में मिला था। और अब ये बीजेपी प्रवक्ता का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि जो भी दोषी होगा, जो भी दरिंदा होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। 21 मई को लापता हुआ था गोपाल। अब पुलिस पूरे इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और जो भी दोषी है, जो भी दरिंदा है, उसको सख्त से सख्त सजा देने की लगातार कोशिश यहां पर हो रही है। तो ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जो 21 मई को लापता और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए अब इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया गया। उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे दोषी है, उन्होंने दरिंदों जैसी ये कार्रवाई होगी उनके साथ। इसके साथ ही एक परिजनों को भी आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 15 वर्ष का जो गोपाल शर्मा है, उसकी हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये 21 मई को लापता हुआ था और उसके बाद पूरे जेवर इलाके में मकान बंद हो गए थे लोगों को, और परिजनों को पहले ही इस बात की आशंका थी कि अपहरण के बाद कहीं मेरे लाडले की हत्या न कर दी गई हो। आखिरकार वही हुआ। अब इस पूरे मसले पर बीजेपी के जो विधायक के प्रवक्ता है शलभ त्रिपाठी ने, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दोषी इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं
और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा और एसटीएफ चीफ अमिताभ बच्चन से इस पूरे मुद्दे पर बात की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस कई एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या है और इस वारदात में कौन कौन शामिल है, इसे लेकर जांच एजेंसियां लगातार छानबीन में जुटी हुई है। वहीं योगी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। अब पूरे मसले को अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये बड़ी घटना है। इसको लेकर कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था और ऐसे में बीजेपी के जो विधायक है सलमणि त्रिपाठी, उनकी एंट्री हुई और अब जाकर पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर सक्रिय। पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, अब तक क्या कुछ जो है कार्रवाई अब तक हुई है और कहां तक ये मामला पहुंचा है? लेकिन लगातार इस मसले पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने जो देवरिया के विधायक है सलमणि त्रिपाठी, उन्होंने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है और जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद इस मसले की पूरी निगरानी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो घटनाक्रम है इसको लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग एंगल से इसमें जांच करने में जुट गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस खास जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या से सनसनी फैली हुई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर शलभ मिश्रा त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि चाहे कोई भी हो इसके पीछे उसके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण और एसटीएफ चीफ अमिताभ बच्चन से बातचीत भी की और सख्त कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर एक तरफ लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वही योगी सरकार कर रही है कि ये निष्पक्ष कार्रवाई है। वापस से आपके पास आऊंगी जगदीश जी। देखिए लगातार आप लोग भी सवाल उठाते हैं, क्या पुलिस अपनी सुरक्षा भी ना करे? जी ये जो अभी घटना आपने नोएडा की बताई, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है। आप समझ लीजिए इस घटना को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें जो है इस तरह से अपहरण हत्या बढ़ी हुई है इस सरकार में कि जनता त्राहिमाम की हुई, किसान परेशान, जनता परेशान, अपहरण, लूट, डकैती, सारा इस समझ लीजिए कि सरकार चारों तरफ से फेल है। और मैं बता दूं आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से, आप नोट कर लीजिए, आपने इस घटना को बोलिए। और बता रहा हूँ इसमें जो अपराधी हैं वो पुलिस की कस्टडी में है, पकड़े हुए है पुलिस। निश्चित रूप से पुलिस झूठ बोलेगी कि उनको पकड़ा जाएगा, दरिंदे हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उनको गोली मारी जाएगी और ये दिखाया जाएगा कि हमने बहुत काम किया, हमने जो है दरिंदे थे, ये गोली मारी। ये इस तरह की पुलिस है, इस तरह का प्रशासन है। ये आप देख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और ये निश्चित रूप से किसी न किसी को पकड़ करके और उसको गोली मारेंगे, ये आप निश्चित आप बिल्कुल जरूर से जरूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना केवल ये मुंह ढकने के लिए, सपना जी, कि हमारी सरकार में विधि व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इतना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बयान देते हैं कि अब ये स्थिति है कि बच्चे का कत्ल हो रहा है, डकैतियां पड़ रही, लूट हो रही है, अपहरण करके हत्याएं हो रही हैं, दलितों और पिछड़ों की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और ये सरकार अपना मुंह जिया रही है कि हमने फला के एक छोटे अपराधी को पैर में गोली मार करके, और ये जो है बड़ा अखबार में छपवाना चाहते हैं और उनके प्रवक्ता बड़ी बातें करते हैं। ये सर्वथा जनता इनके जो मुंह ढकने वाली प्रक्रिया है इसको जान चुकी। भारतीय जनता पार्टी बचने वाली अब नहीं है। जनता इनके कुकृत्य से पूरी तरह से परिचित है और ये लगातार होगा। अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो इनको अपना मुंह चुराना है। अब पुलिस को सबको अपना जो
ये अपनी जगदीश जी नहीं, एक सवाल मेरा भी है। जब आपकी सरकार थी उस समय कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाने से डरता था उत्तर प्रदेश में। ऐसा है सपना जी, हाँ। ये सब नैरेटिव बंद कर दीजिए। ये नैरेटिव नहीं है सर, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए ना, नहीं उठाकर देखिए ना। इसीलिए सुन लीजिए, हाँ। इसीलिए 194 नंबर पे भारत की पत्रकारिता पे सवाल मत उठाइए। अब वही चीज है ना, अब सरकार में थोड़ी, अब आपकी सरकार में जनता पार्टी की नहीं, आप बताइए ना, क्या ये बात सच नहीं है? कोई भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने से क्यों डरता था? लगातार आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है, विशेष जाति को टारगेट किया जाता है, पीडीए को टारगेट किया जाता है, लेकिन आप लोग आंकड़ा नहीं देखते हैं। ऐसा है जब समाज बस आप लोगों की दो चार रट्टी बातें हैं। विकास दुबे क्या ओबीसी से आता था या दलित से आता था? साख खो रही हैं। ये सब बातें करके आप लोग अपनी साख के धब्बा लगाती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब जिसकी सरकार होती, सब मेरे एक मिनट सुन लीजिए, जिसकी सरकार होती जवाब दे वो होता, प्रश्न उससे करते। बिल्कुल, जवाब तो सत्ता पक्ष को देना होता है, लेकिन विपक्ष में सर अब सुन लीजिए ना, थोड़ा सा बात सुन लीजिए ना। आपने बैठाला चैनल में तो पूरी बात आ जाए, बोलिए ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जिसको जवाब देना चाहिए आज वो जवाब दे है ना। हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार का उदाहरण देके आप अपना मुंह थोड़े ढक लेगी भारतीय जनता पार्टी कि आपके यहाँ गलती होता था, आपने ये गलतियां की तो मैं भी करूंगा। ये कौन सी बात थी? अरे आपको हमसे अच्छे की उम्मीद से जनता ने बैठाला है ना। नहीं, अच्छे तो हो ही रहे सर, उद्योगपति आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट भी कह रहा है कि 2017 से लेकर 2026 में आंकड़े कम हुए हैं। हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगा हमारी सरकार में। ये आप तय करेंगे कि उद्योग लगे कि नहीं हमारे यहाँ सरकार? ये मैं दे रही, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं सर। आप जाके देखो ना, रिपोर्ट देखिए ना। पार्टी से पूछिए जिसने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, 1 रुपया इन्वेस्टर नहीं आया आज। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए इसका। ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। देखिए सपना जी, मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र को सुन रहा था। उत्तर प्रदेश की अराजकता में था कि उद्योग धंधे यहाँ से पलायन कर गए थे। कोई उत्तर प्रदेश में कारोबार करना नहीं चाहता था। चकगंजरिया के फार्म हाउस को सरकारी तौर पे अपने दोस्त यारों में बांटने को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास का नाम देते हैं। तो फिर किसके किसके खाते हैं, कौन कौन किसका पार्टनर है, सब सरकार के पास जानकारी है। विषय ये है कानून व्यवस्था। आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय औसत से एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे 18वें स्थान पर है। हत्या के मामले में 29वां, डकैती के मामले में 36वां, और महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है, 58.6% की। और कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे हाई है। ये आंकड़े ये लोग देख के नहीं आते हैं, ये अभी भी उसी जाति में अटके हुए हैं। और रही बात मुस्लिमों के इनकाउंटर की, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी भी जेल का दौरा कर लीजिए, किसी कालखंड में कर लीजिए, ऐसे तो ये आबादी का 18-20% है, लेकिन जेल में आपको ये 100 बंदियों में 35 से 40 मिल जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ अपराध का रेशियो ज्यादा है। इनके यहाँ जो अपराधी होता है पूरा कौम उसी के पीछे इकट्ठी हो जाती है कि भाईजान आएंगे। अब भाईजान अपराध करेंगे तो मारे तो जाएंगे। आप भले भाईजान के कुत्ते से हाथ मिलाते हो, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री किसी भाईजान के कुत्ते से हाथ नहीं मिलाता, वो ऐसे भाईजान को कुत्ता बना के मिट्टी में मिला देता है। तो अब मिल रहे हैं लोग तो आपको दर्द हो रहा है। ये आपकी समस्या है, हमें कोई समस्या नहीं, ना हमारी जनता की कोई समस्या है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। पहले ट्यूशन नहीं जा पाती थी, स्कूल जाती थी तो सौदे छेड़ते थे चौराहों पे। मुजफ्फरनगर दंगा आपका इसीलिए हो गया कि एक बहन बेटी जा रही थी स्कूल, उसको कुछ सौदे ने छेड़ा, उसके मामा और भाई गए शिकायत करके आए, बैठ के टपरी पे चाय पी रहे थे, मुस्लिम युवक आए, उसको पीटा, इतना पीटा कि वो मर गए। पुलिस पकड़ के थाने लगे, आजम खान का फोन पहुंच गया, वो सब छूट गए। उसके बाद बहू बेटी छब्बान बचाओ पंचायत हुई, दंगा भड़क गया, पूरा मुजफ्फरनगर जला।
उन्हीं मुसलमानों को आप शरणार्थी शिविरों में ले आए, 60 बच्चे उनके वहां भी मर गया जब आप सैफई के इसी कैंप में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। तो आप तो ना मुसलमानों के हैं ना किसी के हैं, आप तो परिवार तक सीमित हैं, आप उससे आगे आप लोगों से क्या वास्ता है। तो परेशान ना होइए, आज हमारी बहन बेटियों में भरोसा जगा है। हम लोग जब पिछले चुनाव में विधानसभा जनता के बीच गए तो लोगों ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड पुनर्जीवित करिए। मैंने स्वयं पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, एंटी रोमियो स्क्वाड पुनर्जीवित करिए। एंटी रोमियो स्क्वाड पुनर्जीवित किया गया नहीं, उसके लिए तो विपक्ष ने यहाँ से लेकर के संसद तक विधवा विलाप किया था। रंजीता रंजन रो रही थी वहां पर पार्लियामेंट में। लेकिन इनसे से क्या होता है, जो हमारी जनता, जो हमारी आधी आबादी, जो बहन बेटियां हमसे मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। आज हमारी बहन बेटी चाहे दिन में चाहे रात में चाहे जहां नौकरी पे काम पे आती है, जाती है, जा सकती है। किसी सौदे की हिम्मत हो, किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत हो तो उसको छिड़ के देख ले, अगले चौराहे पर उसको बड़ा ढूंढते मिल जाएंगे और 24 से 48 घंटों में अपने पैर पे चलने लायक नहीं होगा। तो ज्यादा दिक्कत करेगा तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए। इसकी भी गारंटी अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप लोगों को लगता है, सुन लीजिए सर, अगर आप लोगों को लगता है कि ये एनकाउंटर निष्पक्ष है, अगर आप लोगों को लगता है एनकाउंटर निष्पक्ष है, तो क्या यह नहीं लगता कि हर जितने भी मामले हैं सबकी न्यायिक जांच होनी चाहिए? किसी भी इनकाउंटर की न्यायिक जांच ही होती है, बिना मजिस्ट्रेटियल जांच के कोई इनकाउंटर की फाइल, सपना जी, बंद नहीं होती। उत्तर प्रदेश में सारे मुठभेड़ों की मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। जो भी हमारे विद्वान लोग हैं, संदीप जी बैठे हैं, पूरी प्रक्रिया जानते हैं। समाजवादी पार्टी के तो लोगों से उम्मीद नहीं करता कि निष्पक्षता से कोई बात रखेंगे, लेकिन संदीप जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि इनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेटियल जांच होती ही होती है। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाता है जांच एजेंसी भी इनकी ही है, सब कुछ इनकी ही है। अब देखिए, ये लोग तो इस तरह की बातें करते हैं ना कि साहब वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भी डॉक्टर ने कैब लगा देता है। तो ये इनकी समस्या है। अब जनता जिन चीजों से पीड़ित है, जनता उस पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। अब उसमें डॉक्टर साहब भी पीड़ित हैं, पुलिस भी पीड़ित है, पब्लिक भी पीड़ित है। तो ऐसे पीड़ित लोगों से, जिनसे सब पीड़ित, उनको जीने का जरूरत क्या है? जहाँ जा रहे जाने दो, मौका निकाल के फातिया होती है पढ़ाया करो। जैसे मुख्तार की कब्र पे गए थे अखिलेश जी पढ़ने से, आप भी पढ़ाया करिए, दिक्कत क्या है? आप फातिया पढ़ते रहो, वहां पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, संदीप तिवारी जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई है, ठोक दो की राजनीति है, क्या नहीं, क्योंकि देखिए ये मॉडल जो है अब दूसरे राज्यों में भी अपनाई जाने लगी है, क्या मध्य प्रदेश, क्या पश्चिम बंगाल। अब आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ने वाला है इस एनकाउंटर का या बुलडोजर कार्रवाई का? किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो मैंने अपने स्टार्टिंग ओपनिंग रिमार्क में कहा कि एनकाउंटर्स आर नेसेसरी एविल। ये आवश्यक बुराई है लेकिन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो आज का न्यायिक तंत्र सिस्टम है, जो अधिवक्ताओं की लंबी जिरह और अदालती प्रक्रिया में उलझा हुआ है, जिसमें 20-20 साल तक मुकदमे के फैसले नहीं होते हैं और न ही कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पे गंभीर हो रही है कि भाई हम स्पीडी जस्टिस और स्पीडी ट्रायल को जो है सुनिश्चित करें, तो इस नाते कहीं न कहीं जनता के बीच इसकी स्वागतोक्ति है और इसीलिए सरकारें जो है इस मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन बात यहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो रही है, तो मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ, आखिर क्या मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी केवल अपराधियों के हितों की बात कर रही है, पीड़ित पक्षकारों के हितों पर बात क्यों नहीं कर रही है? भाई अपराधी कितने होंगे? 1000 होंगे, 2000, 3000 होंगे, लेकिन उन अपराधियों से जो पीड़ित पक्षकार होंगे निश्चित ही 2 गुने, 4 गुने, 5 गुने होंगे। तो जब आप बहुमत की तरफ का बात हित का नहीं कर रहे हैं, बहुमत जिससे आपका जनमत निर्मित होता है, जिससे वोट आपका निर्मित होता है, उसको छोड़ करके आखिर क्या बात है कि आप अपराधियों के हितों की पैरवी के लिए ही पीड़ित हैं? आप जनता के पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आखिर आप आगे बढ़ के ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर हुए हैं लेकिन जो पीड़ित जनता है उसके हम साथ हैं? आखिर आज बताइए, नोएडा की जो हत्या हुई है, जिसके बारे में अभी आपने न्यूज चलाया जो है, इस पर क्या कहा जा रहा है कि भाई हम तो देखेंगे, इस दरिंदे के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अब यहाँ जगदीश सिंह जी अगर कहेंगे कि हम कार्यवाही नहीं करेंगे बल्कि जो दरिंदे होंगे उनको जमानत दिलाने में हम मदद करेंगे, तो क्या इनको वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह पैर के नीचे से रेत खिसकती चली जाएगी और अंतिम तक, चुनाव तक, 2027 तक कुछ हाथ में बचेगा नहीं। तो आप अपराधियों को छोड़ करके पीड़ित पक्षकारों के हितों की बात करिए और निश्चित ही जब इस तरह की बात करेंगे तो जनमत आपके साथ होगा।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है, 10-10, 20 साल न्यायिक प्रक्रिया चलती है, ये आपका कहना है। लेकिन सर क्या ऐसे में कई बार ऐसा होता है निर्दोष लोग भी इसी में चपेट जाते हैं? शायद इसीलिए मेरी बहन योगी सरकार ने हाफ एनकाउंटर का रास्ता अपनाए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर इस दुनिया से चला जाता है और कल को निर्दोष साबित होता है तो उसकी जिंदगी को वापस नहीं लौटाया जा सकता है। लेकिन जब पैरों में गोली लगती है तो जनता का जो गुस्सा है सिस्टम के प्रति वह भी शांत होता है और एक अपराधी के हितों का भी संरक्षण होता है। दोनों में ही एक बैलेंसिंग होती है, जिसमें अगर अपराधी निर्दोष निकल के आता है तो कम से कम उसके लिए सरकार के पास जो है एक बार माफी मांगने का मौका होता है। भाई हमने आपके साथ गलती कर दी, आपका गलत एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अगर सरकार ने कहीं एनकाउंटर में उसकी जान ले ली या ये कहें कि पुलिस की गोली से उसकी जान चली गई तो शायद वो जान लौटाई नहीं जा सकती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जनता के अधिकारों की तो अपराधियों के हितों की भी बात सरकार संरक्षित कर रही है कि जिससे ऐसे लोग न मारे जाएं, ऐसे लोगों की जान न चली जाए एनकाउंटर्स में जो कि निर्दोष हैं। तो हाफ एनकाउंटर्स कहीं न कहीं उसी दिशा में एक कदम है जिससे कि अपराधियों के अंदर डर का माहौल हो। कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा कि कौन निर्दोष है और कौन निर्दोष नहीं है? कैसे पता चलेगा जी? कैसे पता चलेगा कौन निर्दोष है और कौन दोषी है? देखिए ड्यूरिंग ट्रायल यह बातें निकल करके आती हैं, एविडेंस निकल के आते हैं, चल जाती है और कि ये दोषी है। जी आपने कुछ हाँ बोलिए। तो इसका हाफ एनकाउंटर, ये इसका एनकाउंटर करना है, जो दोषी नहीं है उसका हाफ एनकाउंटर करना है, और फिर इसका मतलब यही तो समझा जाए ना सर। सपना जी, जब पुलिस के पास मुकदमा कायर होता तो विवेचना के दौरान ही पुलिस को उस तरह के एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि विषय क्या है। बोलिए आप बोलिए जगदीश जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा था संदीप मिश्रा जी जो है इनका केवल हमको उपदेश दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। हम जो है हम अवैधानिक सरकार के अवैधानिक कृत्यों के बारे में संदीप मिश्रा जी ये स्वीकार करते हैं कि ये बुराई है, सिस्टम की बुराई है। जो इनकाउंटर्स होते हैं वो सिस्टम की बुराई है, लेकिन उसको बुराई को भी अच्छाई में भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ये अपना सिस्टम को भी बुराई को भी अच्छाई में बदल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है सपना जी, अपराधी है तो उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। ये अराजकतावादी है संदीप मिश्रा जी। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है उसको न्यायपालिका कुछ जनता की सद्भावना लेने के लिए आप उसको मारिए, गोली मारिए, और वकीलों की जो लंबी बहस है, लंबी जीरा है, अदालती प्रक्रिया है, वो सब एक तरफ वो खत्म कर दीजिए। जो सिस्टम है, जो कानून का सिस्टम है, उस पर भरोसा और विश्वास इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को नहीं है। और अगर ये आपको भरोसा और विश्वास जो विधिक प्रक्रिया है उस पर नहीं है तो आप सब कुछ खत्म कर दीजिए। ठीक है सर, जनता को थोड़ा सा जब आपकी सरकार थी जनता को थोड़ा वो भी दिलवा दीजिए। सरकार सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, आपको दर्द क्यों होता है? आप सुनते ही नहीं है। थोड़ा याद दिलाइए ना जनता को कि जब आपकी पार्टी थी कैसे तमाम माफियाओं और अपराधियों की गाड़ियों पे आपके झंडे लगते थे। सपना जी, मुझे अगर ये बात गलत है तो कि आपको हमारी पार्टी की नजर, हम विपक्ष में हैं भाई, गुंडे बवाली जब सरकार में जेल में होते थे, क्या आपके मंत्री फोन नहीं करते? जवाब दीजिए ना सपना जी। ये विपक्ष में है तो अपने कर्मों से विपक्ष में ने जनता ने भेजा है। इसका जवाब आप नहीं देंगे, मुझे पता है इसका जवाब नहीं देंगे। विवेक जी छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ आके चिल्लाएंगे लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे। जब आपकी सरकार थी तमाम गुंडे माफियाओं की गाड़ी पर आपकी पार्टी के झंडे लगते थे। जब आप कोई भी अपराधी, गुंडे, कोई भी जेल में जाए आपके मंत्रियों का फोन जाता था छुड़ाने के लिए। इसका जवाब आप नहीं देंगे। विवेक जी छोटी सी टिप्पणी। देखिए सपना जी, जब इनकी सरकार, ठीक है, अब आप बोल नहीं रहे और जब दूसरा कोई बोल रहा है तो आप इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं। आपकी बात का सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए, बोलिए विवेक जी। सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न होना चाहिए। सवाल उनसे भी हो रहे हैं, सवाल आपसे भी होंगे। पार्टी से ये प्रश्न होना चाहिए कि आम, ठीक है, रुक जाइए, विवेक जी को बोलने दीजिए। उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपके टाइम पे, उन्हें भी हाँ बोल के। सपना जी, जब इनकी पार्टी की सरकार थी तो मुठभेड़ में एसपी मारा जाता था। निठारी कांड के बाद जब चाचा गए तो खींच निकोड़ के कहे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं।
इन्होंने कभी अपराध पे नियंत्रण के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। विकास दुबे का जिसका ये नाम लेते हैं, अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो उससे बहुसंख्यक लोग पीड़ित थे उनका पक्ष आप नहीं सुनते। जो एक अपराधी मारा जाता है आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते। विकास दुबे ने जिसको मारा सीओ भी ब्राह्मण था, और जितने नेताओं को मारा उसमें अधिकतम ब्राह्मण थे। बाकी जो 8 पुलिस वाले मारे गए तो उसमें हर जाति के लोग थे करीब करीब। उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं होती। विकास दुबे मारे गए, उसकी गाड़ी पलट गई, उसको ये आज तक मुद्दा बनाते हैं। ये अपराधियों के साथ खड़े होते। ले देख के सीधी सी बात ये है। अब कानून व्यवस्था की बात करते, संविधान, न्यायालय, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की। 45 साल का आपराधिक रिकॉर्ड था अतीक अहमद का, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से हूँ, इलाहाबाद पश्चिम से, और उसी क्षेत्र से अतीक अहमद थे। 12 सुप्रीम हाईकोर्ट के जस्टिस उसका मुकदमा सुनने से इनकार कर दिए। 13वें ने सुना, उसको बेल दे दी। उसके सामने जो न्यायपालिका की स्थिति थी कि जिस राजू पाल हत्याकांड में वो मुलजिम था, उसमें उमेश पाल गवाह था। उमेश पाल को उठा लाया, सीबीआई कोर्ट में उसका जबरदस्ती उसने होस्टाइल का हलफनामा लगवा दिया। उस अपने अपहरण के मुकदमे में उमेश पाल गवाही दे रहा था कि गवाही पूरी होने के तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसी दिन उसकी अंतिम गवाही पूरी होनी थी। अगले दिन 2 दिन गवाही उमेश पाल दे के आया था, और उमेश पाल तो मारे गए, साथ में 2 सिपाही और मार दिए। अब ये चाहते कि उनसे हम जाकर के कानून की किताब पढ़ाएं। अरे वो कानून की किताब पढ़ने वाले लोग हैं। जो हमारे सिपाही मारे गए अपने ड्यूटी करते हुए, उनके परिवार को हम क्या मुंह दिखावें? ये चाहते हैं कि हम अतीक अहमद को पुलिस इनकाउंटर में ना मारे, उसके लड़के असद को पुलिस इनकाउंटर में ना मारे, उनको फूल माला लेकर के ढूंढती फिरे, और वो हमारे लोगों की, पुलिस वालों की हत्या करते रहे। नहीं जगदीश्वर जी, ये वो जमाना नहीं है। हम अपने पुलिस कर्मियों की, शहीद पुलिस कर्मियों के अर्थियों पे तिरंगा उड़ाने के आदि नहीं है। हम इसके हम आदि नहीं हैं। हम इन अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाने के आदि हैं। जहां आपको फातिहा पढ़ना हो, जहां आपकी सुविधा हो, आप जाएं, हम इनको बख्शेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लगातार दावा कर रही है, तो वही अखिलेश यादव भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में एनकाउंटर सिर्फ अपराध रोकने का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने का जरिया बन चुका है। सपा लगातार पीडीए पर समीकरण का मुद्दा उठा रही है और अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर एनकाउंटर में मारे जा रहे लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर जातीय राजनीतिक सोच के हिसाब से भी एक खास वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए 2027 से विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कानून अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं,
तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।